अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्लिसफुल मैरिज वर्कशॉप खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी के प्रोग्राम में आपका पूरी टीम की जानिब से खैर मकदम और वेलकम। प्रोग्राम की इब्तिदा इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत से होगी। उसके बाद प्रोग्राम का इंट्रो होगा और फिर ये डाइस जो है वो स्पोक पर्सन को दे दिया जाएगा। मेरा काम पूरा। तो मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए मुफ्ती बशीर साहब इदारा इस्लाहुल मुस्लिमीन को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ये जो प्रोग्राम जिसमें आप शिरकत कर रही हैं ये दरअसल एक दर्द दिल का असर है
काफ़ी वक्त से ये देखा जा रहा था कि जिस रिश्ते को दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता करार दिया गया और जिस रिश्ते पर निस्फ़े ईमान की तकमील के वादे किए गए और जिस रिश्ते को उम्मत तक वाज़ेह तौर पर लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहैसियत नमूना और रोल मॉडल रही, और हमारा इस बात पर ईमान है और यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के किसी मरहले और किसी मौके पर बग़ैर गाइडेंस के नहीं छोड़ा है। जैसे कि नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादतें हैं, इसी तरह तिजारत और निकाह के मामलात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी गाइडेंस हमारे सामने मौजूद है। फ़र्क ये है कि हमने कभी उसको अप्रोच नहीं किया और इस लाइन से हमने कभी मालूमात हासिल नहीं की। नतीजा ये हुआ कि जैसे नमाज अगर आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ जाती है तो नमाज़ें फ़ासिद होती हैं। इसी तरह अगर तिजारती मामलात हों या और दीगर माशी मामलात हों, वो अगर तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरअक्स जा रही हों तो उसमें वो मज़ा और वो सफाई सुथराई नहीं रहती। यही हाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी का भी है। हमने कहीं ना कहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अपना इतना पर्सनलाइज़ कर लिया है कि हम उस मौके पर शरीयत को भी बाले ताक रख देते हैं। चाहे वो मौका हमारे रिश्ते और मंगनी का हो, चाहे वो मौका अपने लिए सही जोड़ा तलाश करने का हो, चाहे वो जोड़ा ऐन निकाह के वक्त का हो। यही वजह है कि निकाह के उन्वान पर बहुत सी खुराफात हमारे माशरे में आम होती जा रही है, क्योंकि हमने उसको इतना पर्सनलाइज़ कर लिया है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है और ये पर्सनल लाइफ के अंदर शरीयत का भी कोई दखल नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में से अगर शरीयत को बालाए ताक रखना शुरू करेंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डैमेज होगी, और होता ये है कि वो फिर पर्सनल नहीं रहती, लोगों की एन्जॉयमेंट का सबब बनती है। पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्प्यूट आते हैं, रंजिशें बढ़ती हैं, वो बिरादरी और फैमिली में आम होते हैं हमारे मामलात कि फ़लाँ फैमिली के अंदर ये मामला चल रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं, और दूसरों के लिए मनोरंजन का सामान बनता है। ये प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़ करने की ख़ास वजह ये है और फ़कत वजह ये है कि हम इस शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे वेल प्लान बनाएं, कैसे एन्जॉयबल बनाएं और कैसे मिसाली बनाएं। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी निकाह के बाद से लेकर वफ़ात तक इतनी खुशगवार हो कि किताबों में आता है, अहादीस में आता है, शौहर अगर अपनी बीवी के मुताल्लिक रज़ा का ऐलान करे कि मैं अपनी बीवी के मुताल्लिक राज़ी हूँ, ये बीवी के लिए जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। जिसका शौहर उससे राज़ी हो, बीवी के लिए जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। और दूसरी जगह इरशाद है, बेहतरीन मर्द होने के लिए काफ़ी है कि उसके घर वाले उसके लिए बेहतर होने का ऐलान करें। खैरुकुम लिअहलिक, तुम में बेहतर वो है कि जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। यानी एक दूसरे की गवाही एक दूसरे के हक़ में कि मेरा शौहर मेरे हक़ में बहुत बेहतर है, और एज ए शौहर, एज ए हस्बैंड रोल मॉडल है। इसी तरह शौहर ये गवाही दे अपनी बीवी के मुताल्लिक कि मेरी बीवी जो है ये वाक़यतन बीवी होने के हिसाब से हर लाइन से कामिल और अकमल है। ये प्रोग्राम की सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को एक कामयाब लेवल तक पहुँचाएँ, ताकि दरमियान से रंजिशें ख़त्म हों और इसके बहुत सारे नुकसानात देखे गए इंशाल्लाह प्रोग्राम के ज़रिए से आपके सामने आएंगे। अभी तस्करा चल रहा था एक जगह पर, मियाँ बीवी के दरमियान में जब झगड़े होते हैं, सबसे बड़ा खामियाजा और सबसे बड़ा भुगतान अगर कोई भुगतता है, सबसे बड़ा खामियाजा और सबसे बड़ा भुगतान अगर कोई भुगतता है तो उनकी औलाद तीन चीज़ों में तकसीम हो जाती है।
जिन बच्चों के माँ बाप के दरमियान में झगड़े चल रहे हों, उनकी औलादें 3 चीज़ों में तकसीम हो जाती हैं। नंबर 1, या तो बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे, हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करने लगेंगे। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाएंगे और फिर पूरी ज़िंदगी वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और नंबर 3, वो अपनी बातों को शेयर करना छोड़ देते, छुपाना शुरू करते हैं, क्योंकि डर ये रहता है कि अगर मेरी बात अम्मी को पता चली या अब्बा को पता चली, मेरी वजह से माँ बाप के दरमियान में झगड़े होंगे, मैं अपनी बात और अपनी तकलीफ़ को दबा दूँ। ये नुकसानात सामने आते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें जो मेन स्पीकर्स हैं उनके ज़रिए से आपके सामने आएंगी। तो ये असल मकसद था ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मजमा भी आ चुका है और काफ़ी लोगों ने इसको प्रमोट भी किया है। मैं अब ये डाइस जो है, जो अनाउंसर हैं उनके हवाले करता हूँ। तो 2 मोहतरमा जो हैं इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी। एक हैं फ़ातिमा सरीश वाला, ये सेंट ज़ेवियर्स अहमदाबाद से इन्होंने MA इंग्लिश किया है और 10 साल से ज़्यादा जो है इनको एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं। माइंडसेट कोचिंग, पेरेंटिंग और रीबूट के कोर्स के थ्रू औरतों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टीनेजर और यंग मस्तूरात लड़कियों के लिए लाइफ स्किल ट्रेनिंग और काफ़ी स्कूलों में पेरेंटिंग वर्कशॉप। अभी फ़िलहाल जो हैं ये करंटली वर्किंग एज एन ऑपरेशनल लीडर एट शमा मदरसा स्कूल कैनाल पर। और दूसरी होस्ट जो हैं वो फ़ातिमा कमकोरी वाला, ये आलिमा है माशाल्लाह और इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया है, फाइनल ईयर में है शायद, और कुरान और दीनियात के लेक्चर्स ले रही हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए से डिफरेंट टॉपिक पर लड़कों मस्तूरात और लड़कियों के लिए। मैं इन दोनों को दावत दूंगा कि अब आकर ये अपना स्टेज संभालें और प्रोग्राम को आगे तरतीब से ले जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग हज़रात, ऑडियंस में बैठे हुए तमाम हाज़रीन और हमारे तमाम स्पीकर्स का तहे दिल से इस्तक़बाल है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मौलाना साहब फॉर एनलाइटनिंग अस विथ योर वैल्यूएबल वर्ड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मकसद को कामयाब करे और हम सब की ज़िंदगियों को, स्पेशली शादीशुदा ज़िंदगियों को खुशगवार बनाए। आमीन। आज का हमारा ये वर्कशॉप 4 सेशंस पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेशन की तरफ। ज़ौजैन के दरमियान होने वाले मसाइल का तदारुक और उनका क्या हल है, इस मौजू पर बात करने के लिए हम दावत देते हैं हमारे फर्स्ट स्पीकर फॉर द डे, शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब को। शेख साहब ने अपनी बुनियादी तालीम उडुपी कर्नाटका से हासिल की है और ग्रेजुएशन मदीना मुनव्वरा से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हरम नबवी के काफ़ी शुयूख से फैज़ हासिल किया है माशाअल्लाह और उनकी सोहबत में रहे हैं। बीइंग द मैनेजर ऑफ अल इबादा इंडियन स्कूल एंड फाउंडर ऑफ सम्मान काउंसलिंग सेंटर, शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब has been working for this cause since the last 10 years, जहाँ पे he has multiple sessions on various topics such as marital bliss, conflict resolution, art of communication, यंग जनरेशन्स को शादी के लिए मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करना, फैमिली प्रॉब्लम्स को डील करना, दुल्हा दुल्हन को एजुकेट करना रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, ये सभी काम को बहुत खूबी से सरअंजाम देते आ रहे हैं और सक्सेसफुली कई वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि आज शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं,
जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हैदराबाद से स्पेशली इस वर्कशॉप में शिरकत करने आए हैं और हमें इस टॉपिक पर गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब की भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, कौम की होनहार टैलेंटेड बच्चियों, बहनों, आज का टॉपिक जिस पे आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे भी इसमें मदऊ किया गया। मैं आप लोग का भी, इंतज़ामिया का भी शुक्र अदा करता हूँ। बात को शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपके सामने वाज़ो करूँ। मैं आपके सामने जो ठहरा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं ना साइकोलॉजिस्ट हूँ और ना ही साइकेट्रिक हूँ और ना ही काउंसलर हूँ। मैंने काउंसलिंग में कोई डिग्री नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता पिछले 10 सालों से मुसलसल बिला किसी नागे के हमने बिगड़ते हुए, कटते हुए, उलझते हुए रिश्तों को मिलाने की कोशिश किया है। वही मेरी डिग्री है बस। और आज मैं आपके सामने जो बातें रखूँगा वो यकीनन किताबी हैं, लेकिन किताबी से ज़्यादा अमली हैं। प्रैक्टिकलिटी से, हमारे प्रैक्टिकल ज़िंदगी से, हमारे डे एंड नाइट के इमोशन से उसका ताल्लुक़ है। मुझे आप जब भी सुनेंगे, जो भी बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, तो मेरी एक ही गुजारिश ये है कि ये जो एक साइकोलॉजी का एक मैकेनिज़्म होता है, वो क्या होता है कि आदमी जब सुनता है कोई तकरीर या कोई नसीहत, तो उसको कुछ लोग याद आना शुरू करते हैं। हाँ, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है। आपको आज वो स्टॉप करना पड़ेगा। और ये बातें जो बोली जा रही हैं यहाँ पर, हाँ ऐसा करती हूँ, करते हैं, वो करते हैं, फ़ातिमा, आयशा और सलमा करती है बोल के दूसरों को याद मत करो। इधर बैठे बोलो कि ऐसा मैं करती हूँ और ऐसा मैं करती नहीं थी तो कर सकती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो शैतान मुझसे करवाएगा। Just try to apply on your life instead of blaming other, showing other your fingers. तब क्या होगा? ये बातें गोया कि आप हैं, आप एक कंसल्टेंट के पास आए हैं, एक डॉक्टर के पास आए हैं, एक लॉयर के पास आए हैं। आप अपने प्रोग्राम्स को, आप अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रख रहे हैं, और मैं एज ए छोटा सा मुआलिज, मैं आपकी प्रिकॉशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट बोलूं या प्रिकॉशन बोलूं? आज अगर मैं बोलूं हाथ उठाओ भाई, कौन लोग अपने लिए आए हैं जिनकी शादियां या जिनकी जो है ज़िंदगियां ख़राब चल रही हैं, मुझे मालूम है कोई हाथ नहीं उठाएंगे, और मैं आपको इतना बेजार नहीं करना चाहता। ओके, ये समझ लीजिए, और यकीनन ऐसा है कि आप प्रिकॉशनली यहाँ पर आए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। और यकीनन मुबारकबादी मैं आपको देता हूँ मेरी बहनों, वल्लाही, कि इस प्रोग्राम में प्रेजेंट होकर आकर आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ सही चल रही हैं, या छोटी मोटी गलतियाँ और परेशानियाँ, हर्डल्स आएंगे बिना। आप लोगों ने यहाँ पर आकर जो एफ़र्ट जो दिया है, बैठने के लिए जो तैयारी किया है मेंटली और फिज़िकली, आपने इस बात की गवाही दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे तो हम हल कर लेंगे।
इंडीड, बेशक आप अपने लिए नहीं आए हैं, और मैं आपको आपकी इस्लाह के लिए शायद ज़्यादा बातें नहीं करूँगा वल्लाही, लेकिन इस बात को मेरे से एक एज ए रिक्वेस्ट, एज ए अपील मेरे से इस बात को ले लो कि मैं मुस्तकबिल के एक काउंसलर, एक आर्बिट्रेटर और एक मीडिएटर आपको देखना चाहता हूँ या आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इतने अच्छे प्रोग्राम में आके ख़ुद को अगर संभल के बदल के चले गए तो वो नाकाफ़ी है, बहुत कम आपने इस्तिफ़ादा किया। आपको यहाँ पर आकर इस लायक बनना है, पढ़ना है, मज़ीद पढ़ना है, मज़ीद सुनना है कि कल कम अज़ कम आप इस लायक बने कि अपने सहेलियों को समझा सके। अपने घर में होने वाले जो झगड़े हैं, ननन भावज और बहन और भतीजी और भांजियों के जो बीच में होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको आप संभालने के लायक बनना है। बनेंगे इंशाअल्लाह या, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हैं, दैट्स एनफ, ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आज हमें गिरते हुए को संभालने की ज़रूरत है, और मैं आपसे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले ये उम्मीद करते हुए और यकीन रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि तुम लोग मुस्तकबिल के मीडिएटर्स हो, काउंसलर्स हो, आर्बिट्रेटर्स हो। और मेरा जो टॉपिक है आज का, मैं फोकस्ड बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ओशियन जैसा है, समंदर जैसा है, और ख़ास करके किसी मौलवी को किसी मौजू पे बात करने दिया जाए तो फिर उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। ओके, तो मैंने बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके लाया है कि ताकि मैं अपने टॉपिक से बाहर ना निकलूं। देखो, मेरा टॉपिक सिर्फ ये है कि शादी के बाद इख्तिलाफात से कैसे बचना है, अगर हो जाए तो कैसे उससे निकलना है, दैट्स इट। मैं शादी कैसे होना है, शादी से पहले कैसे ज़िंदगी अपनी बनाना है, इस पे बात नहीं करूँगा। ओके, मेरा टॉपिक यही है। तो इसी टॉपिक पर मैं कारबंद रहूँगा और अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूँ। तस्वीर या एक डाटा अभी आपके सामने जो रखा जा रहा है यहाँ पर, इसमें सिर्फ इस बात को हमने साबित करने की कोशिश किया है कि जब आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर आ गए, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर आ गए, तो वो उसका जो प्रपोर्शन ऑफ डैमेज, प्रपोर्शन, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो प्लीज़, दूसरा वाला, ये वाला क्या लिखा हुआ है, प्रपोर्शन ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट्स, ओके, अफेक्ट्स। देखिए इसमें एक 99 है, 90 है, 60 है, 50 है, 20 है, 15 है। इसको आप समझ के आगे मेरी बातों को समझना कि झगड़े या इख्तिलाफात या कॉन्फ्लिक्ट्स मेरी और आपकी जब ज़िंदगी में आते हैं तो इसको आप समझो कि हमारी ज़िंदगी को कितना ये असरअंदाज करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। 99% जो डिस्प्यूट आते हैं ना मैरिटल लाइफ में शादी के बाद, वो कॉमन होते हैं, जनरल होते हैं, कॉमन होते हैं, जनरल होते हैं, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, झगड़ों से खाली किसी की ज़िंदगियाँ नहीं है। कभी कभार छोटे मोटे अनबन हो जाना, छोटे मोटे इख्तिलाफ हो जाना, प्यार और मोहब्बत को ताज़ा करने का ज़रिया होता है। गॉट इट? हर झगड़े को, हर ये क्या बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, कॉन्फ्लिक्ट से आप उसको ताबीर मत करो। हर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झगड़ा नहीं होता। ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 99% ऐसे आते हैं, उसको बड़ा हवा मत बनाना, चलते रहो। बर्तन है, एक बर्तन से एक बर्तन लगता है तो आवाज़ आएगी। इट इज़ द नेचर ऑफ वर्ल्ड। दूसरा, डिस्प्यूट विच ट्रबल्स फॉर शॉर्ट पीरियड, द आया है उधर, शॉर्ट पीरियड। ऐसे इख्तिलाफात 90% हैं जो इख्तिलाफात आते हैं और ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं थोड़ी मुद्दत के लिए, लंबी मुद्दत के लिए नहीं, वो 90% हैं। और 60% ऐसे हैं जो ट्रबल करते हैं लंबे अरसे तक, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। झगड़ा आता है, इख्तिलाफ होता है, आपस में तू में होता है, उसका असर
एक दिन 2 दिन नहीं, लंबे टाइम तक चलता है। कितने परसेंट है वो? 60% है। बचो, आसान नहीं है। हाँ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। डिस्प्यूट्स विच क्या बोलते हैं वो? हार्म्स स्पाउसेस एंड अदर्स टू। 60% ऐसे 50% ऐसे डिस्प्यूट्स और इख्तिलाफात मेरे और आपके ज़िंदगी में शादी के बाद आते हैं जो सिर्फ मुझे परेशान नहीं करते लॉन्ग या शॉर्ट टाइम के लिए, जो मेरे आसपास में रहने वाले लोगों को भी ले लेते हैं उस अपने झपेट में, उनको भी मुतासिर करते हैं, उनको भी ट्रबल में डालते हैं। वो 50% हैं। और आगे बढ़िए, 20% ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे इख्तिलाफात हैं जो मेरी और आपके मैरिटल लाइफ में आते हैं जिसका रिजल्ट तलाक और खुला से होता है। अल्लाह इससे हम सबको बचाए। 20%। और विच इज़ वेरी डेंजर आउट ऑफ देम, दैट इज़ 15% ऑफ डिस्प्यूट तलाक और खुला के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमको डिप्रेशन से बाहर आने नहीं देते, हमको लोगों के जो नज़र में जो गिर गए हैं या हमें बदनाम किया गया है उससे बाहर आने नहीं दिया जाता। दूसरी शादी करने के लिए हमारे रास्ते गोया के बंद हो जाते हैं। बच्चे अगर हो गए हैं तो वो दर दर के ठोकरें खाते। 15% तलाक के बाद भी हमारा पीछा करते हैं। बस कर दो, स्टॉप कर दो, आगे आ जाओ। तो मैं इसके ज़रिए से क्या बताना चाह रहा था कि जो टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये मामूली टॉपिक नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूँगा, ये बात मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं आप में से किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई इंशाल्लाह इनमें से किसी ज़ुमरे में नहीं आए होंगे। यकीनन सही बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाले में रखो ना अपने आप को। हाँ, इतना भी हॉनेस्ट मत मरो, फर्स्ट वाले में रखो। ओके। लेकिन मेरी बहनों, आप लोगों को इसमें इतना स्किल्ड बनना है, इतना नॉलेजेबल बनना है, इतना वाइड आपकी स्टडी होना है, आपके पास ऐसे टैक्टिक होना है कि अपने कम से कम ख़ानदान में होने वाली दूसरी जो लड़कियां हैं या भाई आपके हैं, आपके जो दूसरे जो रिश्तेदार हैं, उनको गिरते हुए आप संभाल लो। अगर गिर भी गए तो अपना हाथ देकर उठा लो। इसकी ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने के पीछे कम्युनिटी को चेंज करना है, हमारे माशरे को निकालना है, मेंटर्स और काउंसलर्स और मीडिएटर्स को पैदा करना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए, शादी के बाद झगड़े जैसे मैंने कहा कि नेचुरल है आना, इसके साथ साथ में बगैर इख्तिलाफात और डिस्प्यूट के ज़िंदगियां मुमकिन ही नहीं है। इस बात को भी जान लो आप। अगर कोई ये बोले कि मेरी लाइफ में झगड़ा ही नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो बेचारा वो झगड़े के मज़े से महरूम है। अरे यार, झगड़ा करके तो देखो, अपने अहलिया से महरूम है बेचारा, अल्लाह उस पर रहम करे। ओके, ऐसा नहीं है। बात याद रखिए, इख्तिलाफात आएंगे, डिस्प्यूट होंगे, अलग अलग हमारी सोच ख्याल और हमारे जो इमोशंस एक जैसे नहीं रहते। यार, पहला फ़र्क आप में और मर्दों में और औरतों में क्या है? मर्दों और औरतों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? बोलो कोई, बोलो। अरे भाई, सबसे बड़ा फ़र्क वो मर्द है और आप औरत हैं। काहे को इतना दूर जा रहे हो? हाँ? इतना बड़ा फर्क दिख रहा है, 6-6 फीट का, 5-5 फीट का फर्क दिख रहा है। इमोशंस तो अंदर की बात, माशाल्लाह आप तो बहुत अंदर चले गए। अजीज बहनों, इस बात याद रखो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ज़कर और उन्सा में बनाया, वजअलनाकुम शुऊबा, और हमें अलग अलग ख़ानदान में बटाया। ओके, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ज़कर और मेल और फीमेल से तो बनाया।
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, अलग अलग ट्राइब और ख़ानदान में हमें बांट दिया। कल्चर अलग, सोच अलग, खाना पीना अलग। गुजरात को आके मैंने जो जाना, ऐसा लगता है कि इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। या तो ये जाना कि साउथ इंडिया अलग है और ये गुजरात, हर अंदाज में फ़र्क, एक तरफ की बोली एक तरफ की गाली, ठीक है। और मुझे रात से अभी तक सुबह में खाने में जो मुझे डिफरेंसेस फील हुए ना, अगर वो बताऊंगा तो मुझे फिर मेरा असल टाइम चला जाएगा। ओके, कभी और बताऊंगा। सो बेसिकली हमें अपनी बच्चियों को, सी आई एम अगेन पॉइंटिंग, नॉट यू पीपल, अदर, हमें अपने कौम के बच्चियों को बताना है कि इख्तिलाफात नेचुरली ये होते हैं, और इस बात पर आप लोग इत्तिफाक कर लो कि तुम कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। इस बात पर इत्तिफाक कर लो कि तुम में कभी कंप्लीटली इत्तिफाक और इत्तिहाद और यूनिटी कंप्लीटली नहीं आ सकता। चंद चीज़ों में डिस्प्यूट को मान के चलो, मान के चलो, उसमें जब तक वो शरीयत के दायरों से टकराते नहीं, वहाँ पे एक कंडीशन डाल देना, जब तक शरीयत के दायरे से टकराते नहीं तब तक, जब तक मुबाहात और जनरल जो उमूर और जो नॉन ऑब्लिगेटरीज हैं उससे उसका ताल्लुक़ है, तो उसको आगे बढ़ते रहने दो। देखिए, जो भी इख्तिलाफात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी ज़िंदगी में आते हैं, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भाई वेदर ये इख्तिलाफ है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चे को लेके जाते रहता हूँ, चलते रहता हूँ, बच्चा सडनली नीचे गिर जाता है धड़म से। ओके, नीचे गिरना डैमेज है, हमको ये सोचना है। सिर्फ नीचे गिरना डैमेज है, आपको ये समझना पड़ेगा। कुछ माँ ऐसी होती हैं, नीचे गिरने के साथ अरे भाई डॉक्टर एम्बुलेंस से लेकर पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स लाके रख देते हैं। यार नीचे गिरा है ना, खुद से उठ जाएगा, उठने दो, सीखने दो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। हाँ, अगर कुछ हार्मनेस हुआ है, डैमेज हुआ है, तब जाके मरहम लगाओ, चलेगा। तो पहले आपको ये स्क्रूटनी करना पड़ेगा जब भी कुछ डिस्प्यूट आपके बीच में पैदा हुआ। तो ये सिर्फ डायलॉग और इग्नोरेबल या एक कॉमन, एक नेचुरल इख्तिलाफ है या डैमेजेबल है। इसकी इलाज की ज़रूरत है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते रहो अपने ज़िंदगी के अंदर। अजीज़ बहनों, और एक चीज़ आपको देखना है, जब भी झगड़े बोलते ना, ये कुछ कभी कभी अल्फाज और टर्मिनोलॉजीज़ जो सोशल में कॉमन हो चुके हैं ना, उसको हमें बदलना पड़ेगा। जब भी कोई हमारे बीच में मतभेद या इख्तिलाफ होता है, देखो अरबी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, अरबी ज़बान प्यारी ज़बान है। अरबी ज़बान से वाइड और डीपर ज़बान दुनिया में नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? इख्तिलाफात होते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया और वहाँ पे लिखा भी हुआ है। इख्तिलाफात का जो लफ्ज़ है, इख्तिलाफात सब लोग को मालूम है। इख्तिलाफात ये मेजर और डीपर डिस्प्यूट को बोला जाता है। और एक लफ्ज़ है जिसका भी ओरिजिनल रूट वर्ड इख्तिलाफ से ही निकला है, उसको बोलते हैं खिलाफ। इख्तिलाफ नहीं, खिलाफ। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। खिलाफ एक राय में इख्तिलाफ, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस का इख्तिलाफ, सोचने का अंदाज़ अलग अलग है, देखने का अंदाज़ अलग अलग है, और किसी की पसंद का अंदाज़ अलग अलग है, किसी के प्रेफरेंस का अंदाज़ अलग अलग है। ये इख्तिलाफ नहीं है, ये खिलाफ है, ये नेचुरल है। दोनों में फ़र्क करो। मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा, मेरी बीवी ने या मेरे शौहर ने अगर मेरे से अगर इख्तिलाफ किया है तो दूसरा मुझे वहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जानबूझ के किया है क्या, या बग़ैर जानबूझे या बग़ैर इंटेंशन के किया है। इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, फ़र्क किया आपने। पहले क्या आपको करना है,
ये डैमेजेबल है या नहीं है। दूसरा ये है कि इंटेंशन है या नहीं है। अगर अनइंटेंशनल है छोड़ दो ना यार, भूल के किया है, भूल के ज़बान से कुछ निकल गया है, हाँ, जानबूझ के कुछ बोला नहीं है। तीसरा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो लड़का या जो मेरा शौहर ये बोल रहा है या कर रहा है, ये इसके लिए कुछ रीज़न है क्या। तुम उसके लिए रीज़न तलाश करो। तुम खुद बीवियां रीज़न तलाश करो। कौन से रीज़न? कौन से रीज़न? झुट्टे मुट्टे रीज़न नहीं, नेगेटिव रीज़न नहीं, पॉजिटिव रीज़न। अरे शौहर नाराज़ है, शौहर अगर मेरे से बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैं भी माँ का प्रेशर है। होता है ना, माँ नाराज़ है यार। एक बंदे, देखिए मैं मर्द हूँ तो मर्दों का यहाँ पर मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, ओके। मेरा टॉपिक का हार्ट ऑफ द टॉपिक यही है कि आप एज ए बीवियाँ मर्दों को समझना है। और मैं कल मर्दों से बात करूँगा तो उनको भी 3rd डिग्री बात करूँगा और भी ज़ोर से बात करूँगा। थोड़ा सा आपको तसल्ली दे रहा हूँ अभी, ओके। ऐसा नहीं बोलना कि ये मौलवी साहब सिर्फ औरतों को बोल रहे हैं। अब औरत सामने बैठेंगे तो औरतों के बोला जाएगा। बहनों, अजीज़ बच्चियों, इस बात को समझो कि हम ऐसे बनना है कि दूसरों के लिए रीज़न तलाश करना है, कॉजेस को हमें क्रिएट करना है। ये जानबूझ के मेरे शौहर ने नहीं किया है, कुछ ना कुछ रीज़न है यार, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है। मर्द की हैसियत शादी के बाद कैसे होती है मालूम है? परिंदे की जैसी होती है, उड़ता परिंदा। सुभान अल्लाह। इमाम इब्न तैमिया का नाम सुना है? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, ओके। वो दूसरी तरफ मिसाल देते हैं, मैं उसको इधर फिट करता हूँ। एक शादीशुदा मर्द की हालत शादी के बाद एक परिंदे की जैसी होती है। परिंदे के 2 पर होते हैं, एक परिंदा उसी मौके पर फ्लाइंग कर सकता है जब दोनों बाजुओं को एकसा और एक ही साथ और एक ही इंटेंसिटी से उसको हरकत में दे। एक को ज़्यादा एक को कम करेगा तो फिसल कर नीचे गिर जाएगा, उड़ान नहीं ले पाएगा। तो आपको ये बनना है बहनों कि अगर एक बाजू आप हैं, एक विंग अगर आप हैं, तो दूसरे विंग कौन है? उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनका बिजनेस है, उनका स्टफ़ है। वहाँ पर अगर कोई ट्रबल हो रहा है तो तुम उसको रीज़न तलाश करो कि यार वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो मर्द की हैसियत उसमें ये है कि जहाँ पर आपको उनकी गलतियों को ब्लेम करने से पहले, उनको कल्प्रिट ठहराने से पहले, मुमकिन है आप उनके लिए उज़्र तलाश करो। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ मैं। रीज़न, किस तरीके से कोई गलती को हमें किस किस एंगल से देखना है। हम एक ही एंगल से देखते हैं, ऐसा रहा तो शौहर मेरा, बस ऐसा रहा तो मेरा नहीं। अपने सेंस को बहुत ही एक क्या बोलते हैं, हॉलिस्टिकली यूज़ करो। सेंसेस कितने हैं? 5 सेंसेस कॉमन है ना, ओके, मान लेते हैं 5 सेंसेस। लेकिन तुम लोग एक ही सेंस यूज़ करते हो ना, या 2 यूज़ करते हो? नहीं मेरी बहनों, 5 सेंसेस को यूज़ करो। और ज़्यादा हंसो मत, सामने बैठे हुए फेंका जाएगा पीछे से। देखिए, हमें ये सेंस यूज़ करना है कि प्रॉब्लम हुआ है मेरे और मेरी बीवी के बीच में, ठीक है। मुझे ये देखना है कि मैं इसको बड़ा हवा मत बनाऊं। एक होता है कि अरबी के अंदर यूज़ किया जाता है, एक होता है एक ऐसी बीमारी है जिसका नुकसान सिर्फ मुझे है। एक बीमारी, एक इलनेस ऐसा है जो बीमारी सिर्फ मुझे है, जिसका तकलीफ सिर्फ मुझे है। और एक बीमारी ऐसी है जो मुझे है लेकिन वो स्प्रेड होने वाली है, फैलने वाली बीमारी है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैलने वाली बीमारियों को जो ही बोलते हैं, मुश्किल वर्ड है, मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है, ओके, कंटेजियस है ना, जज़ाकल्लाह खैर। जब भी मेरे और मेरी बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो, आज मेरी बीवी इधर नहीं है वरना मुझे मुश्किल हो जाता मिसाल देने, ठीक है, अच्छा हो मैं उनको साथ में लेके नहीं आया। मेरे और मेरे बीवी के बीच में जब इख्तलाफ हो ना, तो मुझे ये सोचना है कि ये बीमारी है, इख्तलाफ हो रहा है, बीमारी है।
इसको हमारे दोनों ही के हद तक है ये, या उसमें दूसरों का इन्वॉल्वमेंट है? स्क्रूटनी करो, सोचो। कोई दूसरे बाहर के खारजी एक्सटर्नल कुछ पंचस हो सकते हैं, वाइब्स हो सकते हैं। इंटरनल अगर है उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका अलग है। दोनों के लिए अगर बीमारी है, अगर कोई बीमारी ऐसी जो मुताद्दी है, बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारे रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं, हम दोनों भी अच्छे हैं, दोनों अच्छा रहना चाहते हैं, दोनों मुखलिस हैं, दोनों सिंसियर हैं, लेकिन बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं जो हमें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, ये हम नहीं देखते। डायरेक्ट ब्लेम करते हैं शौहर को और उसी को कल्प्रिट करते हैं, और वो दसियों जायज़ रीज़न नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा शौहर दूध का धुलाया और तुम सब खराब हो। नो, वल्लाही मेरे बहनों, इख्तिलाफ़ात के मौके पर हमें असबाब को तलाश करना है, रीज़न्स को देखना है, रूट कॉज को देखना है। जितना तुम रूट कॉज को देखोगे, जितना उसके ऊपर स्क्रूटनी करोगे, जितना उसका डायग्नोस करोगे, उतना ईजी हो जाएगा तुमको उसका ट्रीटमेंट करना। गॉट इट? समझे मेरी बात को? समझे ना मेरी बात को? यहाँ पे असल पॉइंट आ रहा है। तुम जितना उसके नेचर को समझोगे डिस्प्यूट के, उतना आसान हो जाएगा आपको उसका हल निकालना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, इख्तिलाफात से बच नहीं सकते। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितनतन अतस्बिरून, वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितनतन अतस्बिरून। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमने आपस में एक दूसरे को फितने का जरिया बनाया। शौहर को बीवी के लिए, बीवी को शौहर के लिए, माँ को बेटे के लिए, बेटे को माँ के लिए, भाई को भाई के लिए फितना बनाया। आजमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। नबियों को छोड़ा नहीं गया इस मामले में, औलिया इससे नहीं बच सके, तो मैं और आप किस खेत के मूली हैं? तो इस बात को बुनियादी तौर पर जान के चलते हैं अपन कि भाई इख्तिलाफात ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए हम इसको किस तरीके से डील करना है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उस स्लाइड लेके आना बाबू, स्लाइड लेके आओ। मैं यहाँ पर 10 ऐसे क्रूशियल और मोस्ट कॉमन डिस्प्यूट के रीजंस को मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। मोस्ट कॉमन जो इख्तिलाफात के असबाब हैं, रीजंस हैं, मैं उसको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। होपफुली कि आप उसको गौर से सुनेंगे। आप 11-12 भी लिख सकते हो, मैंने कंस्ट्रक्ट किया उसको 10 तक करने के लिए। और एक बात बताता हूँ, इसको थोड़ा नोट करना प्लीज़। ये जो मैंने जो इसको मैं सीक्वेंस जो दिया ना, इसको मैंने जो सीक्वेंस जो दिया है, ये रिसर्च बेस है, ये डाटा बेस है। पहले नंबर पे अगर स्कूल आया है तो वो है पहले नंबर पे हमारे हिसाब से। दूसरे सेंटर में अगर काम करेंगे तो हर तरफ का अलग नेचर अलग होता है। हमने जो सम्मान काउंसलिंग सेंटर, जहाँ का मैं एक खादिम हूँ, मेरे साथ मेरे से ज़्यादा इल्म में, अमल में, तजुर्बे में बड़े लोग हैं, उन लोगों ने जब रिसर्च करके, जब हमने एक डिस्कशन करके जब बाहर निकाला, तो उसको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया कि भाई कौन सी गलतियाँ क्रूशियल हैं, मोस्ट क्रूशियल। द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से मेरे और आपके मैरिटल लाइफ के अंदर इख्तिलाफात ज़्यादातर आते हैं, ये एरिया वाइज वो बदल सकते हैं। शादी से पहले शादी के लिए तैयारी नहीं रहती। आप बोलेंगे क्या तैयारी नहीं रहती मौलवी साहब? कितने महंगे लहंगे हम खरीदते हैं, कितने महीने पहले हॉल बुक करते हैं, एक से बढ़कर एक जो पकवान के लिए रेसिपीज आते हैं हमारे पास, तैयारी है। यार ये तो वेडिंग की तैयारी हुई ना, मैरिज की तैयारी नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? वेडिंग किसको बोलते हैं? हाँ, उस दिन का जो लाइटिंग, कैमरा, आप सब पहन के आए हैं, मैं कैसे अच्छे दिखूं एज ए आरस बोलते हैं आप लोग इधर, क्या दुल्हन मैं कैसे अच्छे दिखूं। वो एक दिन जो है हक है, जायज़ है, वो बेहतर है, करो।
लेकिन हमारी तैयारी जो होती है, आजकल के जनरेशन की जो तैयारी होती है, वो मैरिज के लिए बहुत कम, वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा। वेडिंग के लिए लड़का ये सोचता है मैं क्या कोट पहनूं, मेरे साइड में किसको ठहराऊं, मैं कैसे फोटोग्राफर को लेके आऊं, जब मैं जाऊं तो कैसे स्टंट से जाऊं रूम के अंदर, पहले क्या गिफ्ट दूं। सुभान अल्लाह, कभी कभी बेचारा इसके अंदर ही फंस जाता है। एक किस्सा बता देता हूं, बता दूं। एक बंदा था जिसको किसी ने बता दिया कि देख, औरत के ऊपर ना अपना धाक बैठाए रखना, अपना धाक बैठाए रखना, वरना औरत बिगड़ जाएगी। अच्छा ऐसा है? तो उसने क्या किया, जब पहली मुलाकात थी माशाल्लाह, अपनी भांजी को बोला कि बेटा बिल्ली के बच्चे को बेडरूम में डाल देना, और याद रखना बड़ा ना हो, छोटा सा बिल्ली हो, डाल देना। और वो सोच रहा था, प्लान कर रहा था, जैसे मैं जाऊंगा तो वो म्याऊं म्याऊं करते रहेगी, मैं जोर से हे चुप बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको तो औरत बीवी ऐसी हो जाएगी ना, अरे क्या जोरदार आवाज वाला बंदा है भाई, बहुत ही खतरनाक बंदा है, मुझे संभल के बात करना पड़ेगा। तब तो ऐसा नहीं है, बहुत गट्स वाला बंदा है, करेज वाला बंदा है, ऐसा सोच के प्लानिंग करे गया। ओके, भतीजे ने अपना काम पूरा किया, बिल्ली डाल दिया, और जैसे रूम के अंदर एंटर लिया, जाके बोला कि बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। ओके, वो बीवी पूछी क्या तलाश कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ लगा मुझे, बीवी ने बिल्ली के जैसा कुछ दिखाई दे रही। अरे उसको तो मैं गला तिरप के फेंक दिया थोड़ी देर पहले बाहर, जिंदगी भर ऊपर नहीं पड़ पाया। खलास, समझ गए? बीवी ने क्या बोला, अरे वो डिस्टर्ब करेगा बोल के मैंने ऐसे ही नहीं गला तिरप के फेंक दिया। ओके, लोग वेडिंग की भी तैयारी करते हैं, थोड़ी देर के समझो, उसमें भी फ्लॉप हो जाते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बच्चियों, कौम की बच्चियों, यकीन मानो मैरिज की तैयारी करना है। मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज तनकहुल आयामा मिनकुम। ये कुरान की जो आयात हैं, ये निकाह के लफ्ज़ को ये क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। निकाह दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। दुनिया में इंसानों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट्स कितने होते हैं? बिजनेस के होते हैं, प्रॉपर्टीज के होते हैं, अजीब और गरीब एग्रीमेंट्स होते हैं ना। इंसानों और इंसानों के बीच में होने वाला सबसे बड़ा एग्रीमेंट है वो निकाह का एग्रीमेंट, जिसके ऊपर कुछ ड्यूटीज, कुछ राइट्स आयद होते हैं, कुछ अपने आप को दोनों के साथ आगे बढ़ने के लिए, पूरी लंबी जिंदगी गुजारने के लिए कमिटमेंट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं। इसके लिए कोई तैयारी वैसी नहीं होती। कहीं एक तरफ सिग्नेचर करने के लिए पेपर दिया जाता है, हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, है ना। एक मोबाइल खरीदते हैं तो हम लोग कितना मशवरा लेते हैं, हाँ, रिव्यू देखते हैं कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसे मुमकिन नहीं है कि शादी जैसे इतने बड़े जिम्मेदारी पर आप फाइज हो रहे हो, शौहर बन रहे हो, बीवी बन रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से माँ बनने वाले हो, और आपकी तैयारी नहीं है। आज का दर्स, आज के क्लासेस में बैठने वाली आपके सब के सब, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो बेटियाँ हों, या आपके ख़ानदान में जो भी लोग अभी शादी की उम्र को पहुँचने वाले हैं, तो हमको सबसे पहले समझना है कि डिस्प्यूट जो होते हैं, झगड़े जो होते हैं ना, ये सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि शादी से पहले मैच्योरिटी नहीं रहती, शादी के लिए प्रिपरेशन नहीं रहता, एक दूसरे के नेचर को समझे नहीं रहते। मैं इसीलिए पूछा ना, मर्द और औरत के बीच में क्या फ़र्क है, जवाब मिल गया ना इधर। मर्द और औरत के बीच में इमोशनली, किसी ने बहन ने बोला, इमोशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कवारीर, जो ग्लास जिसको बहुत केयर से पकड़ा जाता है, संभाला जाता है, ठीक है, और मर्द उसके बिलाक्स होते हैं,
ओके, सो शादी से पहले जो तैयारी होना चाहिए, जो मैच्योरिटी होना चाहिए, कैसी मैच्योरिटी? मेंटली, इंटेलेक्चुअली, जिसको नफ्सियाती तौर पे बोलते हैं, उस लड़की को तैयार होना ज़रूरी है कि भाई मैं किस जिम्मेदारी पर फाइज होने जा रही हूं, मैं क्या कमिटमेंट करने जा रही हूं। मैं अभी तक अपने बाप के मातहत में थी और अब मैं अपने शौहर के मातहत में जाऊंगी। शादी से पहले ये तैयारी जिस कदर तुम्हारी अच्छी होगी, मैच्योर लाइफ गुजारोगे ना, शादी के बाद उतनी खुशियां तुम उठाओगे। कितनी बच्चियां ऐसी देखता हूं मैं जब हमारे पास काउंसलिंग में आती हैं, उम्र है ना, उम्र 20 साल का है। किसका उम्र? अच्छा ये मैं पूछूं आपसे, शादी के लिए राइट एज क्या है लड़कियों की? आपका उर्फ क्या है मैम? इधर क्या 18 से स्टार्ट होता है? 18, 21, 20, 22, ठीक। यहां पर मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब ये करना चाहता हूं कि ये जो उम्र है ना, ये फिजिकल उम्र नहीं देखा जाना चाहिए, मेंटली वो किस एज की है देखा जाएगा। हमारी गलती ये होती है माशरे के अंदर, हम 18 की हो गई, हाँ शादी की तैयारी, 22 की हो गई, अरे भाई क्यों हमें ये इस जो है हम दृष्टि से क्यों नहीं देखते कि मेरी बेटी भले से 18 की हुई है लेकिन शादी के लिए कैपेबल नहीं है। 18 का बदन उसका हुआ है, उसकी फिजिकल जो ग्रोथ 18, 19, 20, 25 हुआ है, लेकिन मेंटली शी इज स्टिल इन 13 और 14। सुबह में टाइम में उठना नहीं आता उसको, केक के अलावा कुछ बनाने नहीं आता उसको, मैगी के अलावा कुछ पसंद उसको खाने नहीं आता उसको। माँ और बाप बात करते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट से बात नहीं करती, कभी खाने के दस्तरखाने बैठ के खाने के आदाब नहीं मालूम, खुद के कपड़े को उठाने के, रखने के, जोड़ने के आदाब नहीं मालूम। और किसी घर में किसी की बीवी बनाकर अगर मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ तो क्या ये मेरी बेटी उसके लायक है या नालायक है? ये जो हमें टर्मिनोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, सोचने का जाविया चेंज करना पड़ेगा। उम्र और एज इंडीड वो क्राइटेरिया है, लेकिन एज नॉट फिजिकल एज, बल्कि क्या? मैच्योरिटी, दिमागी, जहनी, और वो उसके अंदर जो पख्ता की जिस तरीके से आएगी। मैं थोड़ा फास्ट इसमें चले जाता हूँ। शादी से पहले की अगर तैयारी अगर तुमको करना है, तुमको शादी के नेचर को समझना है। शादी है क्या? शादी का असल मकसद क्या है? शादी का मकसद सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करना है। कभी सोचा है? कभी हमारी कौम के बच्चों ने सोचा है? अरे भाई, निकाह के सेरेमनी में, निकाह के इस सुन्नत में मौलवी साहब जो 3 आयतें पढ़ते हैं, इमाम साहब, वो 3 आयत के अंदर क्या बताया गया है? ईमान बोला गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोला गया है, इत्तकुल्लाह बोला गया है, रिश्तों की दुहाई दी गई है, ज़बान और अपने कलाम को इस्तेमाल करने के आदाब बतलाए गए हैं। तो शादी का मकसद भी वही होना चाहिए। शादी का मतलब और एक उसमें इमेज है लेके आना। ये क्या है मालूम है? ये शादी से पहले के हमारा जो मेंटली जो हम शादी को जिस एंगल से देखते हैं ना, एक एंगल ये है कि भाई जिसके अंदर उम्मीदें होती हैं, उमंगें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, कपड़े कैसे पहनना, गोल्ड कैसे ख़रीदना, जेवर, दावतें, शॉपिंग और हनीमून, मस्ती मजाक, एक होता है ये एक एंगल शादी को देखने का, ये आपके सामने। और एक है दूसरा, क्या? एक दूसरे के राइट्स, एक दूसरे पर आयद होने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे के करने वाले अखलाक और आदाब, दूसरे रिश्तेदारों का ख्याल, उनका कदर, नरमी, एक दूसरे को समझना, हिकमत, विजडम, सब्र और सैक्रिफाइस। सब्र और सैक्रिफाइस, ये है शादी का नाम। क्या भाई, क्या करेंगे आप? अब अगर मैं बोलूंगा सिर्फ राइट वाला ही शादी का नाम है तो मुझे अभी आप नीचे उतार देंगे। इतना भी ड्राई लाइफ मत करो। नहीं, मुझे इसका हक ही नहीं है, क्योंकि शरीयत ने हमको आपको दोनों का भी हुक्म दिया है।
लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का जो जनरेशन है, क्या जनरेशन बोलते हैं इसको? प्रो बोलते हैं ना? और भी कुछ नया लफ्ज आया है कुछ, हाँ थोड़ा सा, जैन जी। ओ सुभान अल्लाह, जैन जी ये वाला है ना बेटा, ये जो है ना, ये वाला सिर्फ ये वाला है, शादी को इसी दृष्टि से देखते हैं। और मैं आगे बताऊंगा सोशल मीडिया किस तरीके से उनके माइंड को कल्प्रिट कर रहा है। सो एनीहाउ, सबसे पहले आप इस बात को जान लो कि आपको शादी होना है, आपके मोहल्ले में, आपके ख़ानदान में किसी को शादी होना है, तुम्हारे तरफ से एक मैसेज करो, मेरी बहन, मेरी कज़िन, मेरी सहेली, क्या तो शादी के लिए तैयार है रियल में? शायद एक आपका मैसेज उसको सोचने पर मजबूर करेगा। वो पूछे क्या तैयारी, अच्छा लहंगा खरीद चुकी हूँ क्या, अच्छा हॉल की बुकिंग हो चुकी है क्या, सब तैयारी हो चुकी है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। हमने एक तकरीर सुना था जिसमें ऐसा ऐसा बोला गया था, कुछ कंटेंट यहाँ से निकाल लो। नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो? लास्ट में बहुत बड़ा इनाम मैं आपको देने वाला हूँ, और वो किस बुनियाद पे देने वाला हूँ बाद में बताऊँगा, इशारा दे दिया हूँ। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हमारे ख़ानदानों में, हम बातें मत करो प्लीज़ आपस में। दूसरा क्रूशियल रीज़न जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो क्या है? जब लड़की को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंगेजमेंट के मौके पर, तलाश के मौके पर, उसमें बराबरी नहीं होती, वो प्रोसेस में एरर्स होते हैं, जिसको अरबी के टर्मिनोलॉजी में कुफू बोला जाता है। कुफू, किफ़ायत, बराबर। फुक़हा ने इसके अंदर बहुत डीपर स्टडी किया है, डीपर बातें किया है। ये इनकम्पैटिबिलिटी, सही लफ्ज़ है ना, इनकम्पैटिबिलिटी, अदम कुफू, ये एक मेन रीज़न है। शादी से पहले हम जो लड़का या लड़की तलाश करते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया होता है तलाश करने का, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से वो बाद में ख़राब हो जाता है। यार मैं अगर उमर भाई के साथ अगर बिज़नेस करूं, मेरे और उनके माइंड के अंदर एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ओके? वरना बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके एग्रीमेंट होने के दूसरे दिन ही हमारा एग्रीमेंट टूट जाएगा या नाराज़ हो जाएंगे, है ना? तो सुभान अल्लाह, जब ये मुमकिन है तो शादी शुदा तो अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का नाम लेकर हम लोगों ने जो है जो एग्रीमेंट बनाया है, वहाँ पर क्राइटेरिया अगर हाइड है या अनक्लियर है या ओवर जो है ना हाइप्ड है, तो सुभान अल्लाह इट इज़ इम्पॉसिबल, गोया कि आप रात के अंधेरे में सूरज को तलाश कर रहे हैं। ऐसा है, कंपैटिबिलिटी को अगर आप लोगों ने इग्नोर किया तो गोया कि रात के अंधेरे में आप सूरज की रोशनी तलाश कर रहे हैं। देखो, ये जो कंपैटिबिलिटी की जो बात आती है, तो इसमें आपको इंटेलेक्चुअली भी देखना पड़ता है, वर्थ, ये जो मेटीरियलिस्टिकली भी देख सकते हैं आप, खूबसूरती, ब्यूटी भी देख सकते हैं आप, ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। उसकी ब्यूटी को देखो, लड़के के ब्यूटी को देखो, आपको जायज़ है। लड़का, अगर आपका कोई क्राइटेरिया कि मेरा लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरी बच्चियों, बहनों, इस बात को जान लो कि तुम्हें हक़ है इस बात का, ओके? इसको किसी सहेली से बोल के बोलवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मुँह खोल के जाके बाप से बोलो, अब्बू से अदब से बोलो, अब्बा मुझे ऐसा लड़का चाहिए, अब्बू मुझे ऐसा लड़का चाहिए। यह आपका हक़ है जो अल्लाह उसके रसूल ने आपको दिया है। ख़ानदान देखा जाना चाहिए, ख़ानदान के आदात और अखलाक देखी जानी चाहिए, और उसके अंदर पैसा है या माल है। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, अगर तुम्हारे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खर्चा पानी देने की अगर सलाहियत अगर है तो ही शादी करो। आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो एजुकेशन में कैसा है, वो जो है माल में कैसा है, पैसे में कैसा है, ये भी देखना पड़ेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि शादी से पहले आपको जो चेकअप करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका सोशल अटैचमेंट कैसा है, वो लोगों से सोशल होता है क्या नहीं, सोशली वो मिंगल होता है या नहीं। वल्लाह देखो, मैं हमेशा बच्चियों के बारे में बोलता हूँ, एक सिग्नल मैंने देखा है मेरी ये ज़िंदगी में, अभी तक की ज़िंदगी में देखा है ना, कुछ हमारी बच्चियों को देखा मैंने जो छोटे बच्चों को लाड नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा
1 फीट डिस्टेंस से पप्पी दे के चले जाएंगे। वो भी क्या है, बच्चे को देख के नहीं, उसकी माँ का मुंह देख के, उसको खुश करने के लिए। ये एक क्राइटेरिया है। मैं डरा रहा हूँ आपको, नहीं ना ना, तुमको कल बच्चा अल्लाह देने वाला है, तुम कल माँ बनने वाली हो, तुम्हारे गोद में बच्चे होंगे, तुम जिस घर में जा रहे हो वहाँ पे 4 बच्चे होंगे। यार अपने अंदर बच्चों से प्यार और मोहब्बत करने का आदत डालो, उनके साथ नाचो, उनके साथ डांस करो, उनके साथ गाओ, उनके साथ खेलो। ये तुम्हारा नेचर रिफ्लेक्ट करता है ये लड़की किस टाइप की है या ये लड़का किस टाइप का है। वल्लाही एज पर द रिसर्च जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया कि जो लोग, जो नौजवान या बूढ़े जिनके अंदर बच्चों से अट्रैक्शन होने का जज्बा पाया जाता है, वो लोग पोलाइट और काइंड होते हैं। ये रिसर्च है, बहुत सारे लोगों के हॉबीज़ वगैरह को देखकर ये जो रिजल्ट निकाला गया कि भाई बच्चों से जो आदमी मोहब्बत, अरे यार अब आपको ये देखना मुश्किल है क्या, ये मस्जिद में कहाँ जाता है, लोगों से मिलता है क्या नहीं, ख़ानदान में चाचा है, फुप्पी हैं, ये जो छोटा जब बच्चा था 2 साल का, उसको अपने गोद में लेकर जो खिलाए पिलाए, उनको आज पटक के देखता है क्या नहीं, या पटक के देखती है क्या नहीं। अपने करियर के चक्कर में उन लोगों से बहुत दूर हो गई जिनके गोदों में और जिनके कंधों में सालों गुजारा। आज के जनरेशन का ये हालत है। प्यारी मेरी अजीज़ बहनों, आप लोगों को समझना है कि शादी से पहले हमारा सोशल इंटरेक्शन कैसा है, लड़के का या लड़की का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोशली अपने आप को इंटरैक्टिव रखो। मैंने अभी सुना यहाँ पे स्कूल है, शमा स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, औरतों के जो है आपस में जो है बैठकें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे आओ, अपनी सहेलियाँ बनाओ। तो ये बहुत बड़ा सिंबल है, ये आपकी ब्यूटी है, ये आपकी ब्यूटी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से तुम्हारा फ्यूचर अच्छा लिख देगा। तो जनरली लोगों से आइसोलेट होने की जो बीमारी है ना आज के ज़माने में, वो भी फ़ोन के ज़रिए से है अनफॉर्चुनेटली। तो ये देखना पड़ेगा कि वो लड़का सोशली कैसा है। इस एतबार से स्पाउस सिलेक्शन करने में किसी तरह का गड़बड़ी मत करो। तुम जैसी हो ना, प्यारी बच्चियों, अजीज़ बच्चियों, मेरी बहनों, तुम जैसी हो ना वैसा ही फ़ोटो दो। स्नैपचैट वाला फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटोशॉप वाला फ़ोटो नहीं चाहिए। वल्लाह हाँ, सजो, नेचुरली सजो, इतना भी मत सजो कि निकाह के बाद उसको डाउट होना शुरू हो जाए कि मैं देखा किसको और शादी किसे किया। ये मैं हकीकत में बता रहा हूँ। और आपको इतना भी हक है, लड़के को भी देखो, है ना, लड़के को भी आपको देखना है। सऊदी में बेटा है, वो भी फ़ोटो भेज रहा है हाफ इतना, क्या नीचे कुछ भी नहीं है क्या, पैर या हाथ कुछ भी नहीं है क्या? बोलो कि सीधा ठहर के फ़ोटो निकाल, थोड़ा सा कोट पहन के फ़ोटो निकाल, टी शर्ट पहन के, ऐसा वाला फ़ोटो नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दो। देखिए ये ट्रेंड कौन बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़े अदब के साथ बोलो, जैसा है वैसा भेज भाई, पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, जैसा है वैसा भेज, ओके चलेगा, ठीक है। और लड़कियों को भी अपना ये बहुत बड़ा, सुभान अल्लाह, बहुत सारे किस्से याद आ रहे हैं मैम, बहुत सारे किस्से याद आ रहे हैं। 10 साल के बीच में सिर्फ एंगेजमेंट के मौके पर या तो देखा नहीं, भाभी पे इतना भरोसा किया, समझ गए, वो भी भाभी पे इतना भरोसा किया, ओके, और फोटो पे इतना भरोसा की बच्ची ने, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि बड़े बड़े रिश्ते, दीनदारों के रिश्ते, पैसे वालों के रिश्ते, इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग, सोशल में माने जाते हैं, लेकिन एंगेजमेंट के मौके पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात हैं कि लड़के को देखो, लड़की लड़के को देखे, लड़का लड़की को देखे, ये जो हुक्म है ये कभी कभी वाजिब हो जाता है। और मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, अलबत्ता इतनी बात बोलने की मैं, अच्छा मुफ्ती साहब आ रहे हैं, माफ़ करना, मैं आपको बिल्कुल देखा नहीं, अहलन व सहलन, चलो हाजिर हो गए, इस कसर को बाकी क्या रखें, आप आए तो बाहर आए, अहलन व सहलन शाह। मैं इसलिए सलाम माजिर, अरे रे 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 रे, आप यूट्यूब पे देखा हो, अल्लाह अल्लाह बारिक, तशरीफ।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मेरी बहनों थोड़ा इसको याद रखो कि आजकल के ज़माने में ना फोटो पर भरोसा नहीं करके फिजिकल देखना कभी कभी वाजिब हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्यों? पहले के ज़माने में ये फ़ोटोशॉप होने दो, स्नैपचैट होने दो, मोबाइल और ये जो फ़ोटोज़ को जो असली को नकली बनाना, नकली को असली बनाना, ये पहले नहीं था। अभी ये AI आ गया है, ये AI आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, तब तो सुभान अल्लाह ये हमारे लिए भंवर है। अगर मैं ये कहने की जुर्अत करूं कि आज के ज़माने में एक लड़का एक लड़की को शादी से पहले शरीयत के अहकाम के मुताबिक फिज़िकली देखे, उसके लिए टिकट करके सऊदी से आना भी पड़े, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उस औरत के साथ गुजारना है। तुम्हारी माँ की शहादत सर आँखों पर, तुम्हारी बहन की शहादत सर आँखों पर, लेकिन ज़िंदगी मुझे गुजारना है। मेरा क्राइटेरिया है एक टिकट कर भाई। हाँ, प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने के, सिग्नेचर करने के लिए 10 बार आके चले जाता है, लेकिन एक बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तरीके से जो फोकस करना चाहिए वो नहीं होता। तीसरे नंबर पर वो लेके आओ। तीसरे नंबर पर एज पर द रिसर्च, तीसरा जो सबसे बड़ा क्रूशियल रीज़न जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं, क्या? नेगेटिव इंटरफेरेंस ऑफ अदर रिलेटिव्स। ख़ानदान के दूसरे लोगों का तदख्खुल, मुदाखला, मैरिटल लाइफ के अंदर आना। अब मैं इधर माएँ तो नहीं बैठी हैं, मैं इंशाअल्लाह जब उनसे बात करूँगा तो उनके हिसाब से बात करूँगा। आप लोगों का जो इधर बच्चियाँ जो शादी हो चुकी हैं या शादी होने को हैं, मैं आप लोगों से बोलूँगा, आप ज़ौजैन हैं, आप एक दूसरे के लिए गारमेंट जैसे हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक दूसरे के लिए इतने आप लोग ट्रांसपेरेंट हैं, इतने आप करीब हैं कि एक लिबास के मानिंद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तशबीह दिया है। और ये लफ्ज़ की तशबीह को अगर एलाबरेट करें, बहुत ही सीखने को मौका मिलेगा। तो तुम्हारे डिस्प्यूट के बीच में तुम्हारी माँ को खींचकर मत लाओ, तुम्हारी बहन को इंटरफेरेंस होने मत दो, तुम्हारे अब्बू से अपनी बातचीत को, हर बात को आप शेयर मत करो। 100% इस बात की कोशिश करो कि ये इख्तिलाफ, पहले मैंने बोला कि हमको ये देखना है कि इख्तिलाफ है या खिलाफ है, हाँ, ये शक है या यकीन है या गुमान है। अगर रियली में अगर जो है इख्तिलाफ है तो तुम दोनों में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम दोनों बैठ कर उसको हल करो। इसका तरीका है इंशाअल्लाह ताला, मैं अगली मजलिस में इसको बताऊंगा कि भाई इख्तिलाफात अगर हो गए तो किस तरीके से उसको बोलना है। यहाँ पे चंद चीज़ें बता देता हूँ। जब आपको लगा पूरी कोशिश करने के बाद बैठ कर बात किया, समझाया, मैंने बोला कि सैक्रिफाइसिंग करना है, मैंने बता दिया ना शादी का मतलब क्या है, वो सब करने के बावजूद भी झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर उसके अंदर माँ को अगर आपने अननेसेसरी इंटरप्ट किया तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसे आदमी को एज ए मीडिएटर तलाश करो जो कन्वीनियंट हो। किसके लिए कन्वीनियंट हो? तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, तुम्हारे शौहर के लिए कन्वीनियंट हो। देखो बहुत सारी जगहों पर हमने देखा, बहुत सारे केसेस में, कि भाई झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माँ बात कर रही है और माँ ने जो है शादी के पहले दिन उसको ताना दिया है और वो भूला हुआ नहीं अभी तक। और इस यहाँ आर्बिट्रेशन के लिए, दोनों के बीच में मीडिएशन के लिए जो बीवी ने किसको बुलाया? माँ ही को बुलाया। माँ, आपको सोचना चाहिए कि मैं मीडिएटर किसको बना रही हूँ, मैं सालिसी किरदार किससे अदा करने के लिए बोल रही हूँ। और वो अमानतदार हो, नंबर 1, जो आपको जिसको आप बुला रहे हैं, वक्त देने वाला हो, समझदार हो, उसको ये ढंग हो, इल्म हो कि क्या बात करना है, कहाँ पे बात करना है, कितना बात करना है, कैसे बात करना है। ठीक है, ये सारे क्राइटेरियाज, भले से तुम्हारे ख़ानदान का आदमी ना हो, तुम्हारे सहेली हो, तुम्हारा सहेली हो या सहेली का शौहर हो या मस्जिद का इमाम हो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा बाप ही हो, तुम्हारा भाई हो। एज ए मीडिएटर इख्तिलाफात को हल करने का लिए कौन मुनासिब है? ज़्यादातर इख्तिलाफात, आखिरी बात बोलता हूँ इस सिलसिले में, ज़्यादातर इख्तिलाफात आज जो कोर्ट में है ना, ये हमारा रिसर्च है सम्मान का,
ज़्यादातर जो इख्तिलाफात जो आज कोर्ट कचहरी में हैं या झगड़े के पीक पर हैं, आखिरी हद तक चले गए, आप उसकी हिस्ट्री को देखोगे ना भाई, सुन रहे हो मेरी बात को, सुन रहे हो? जब आप उसकी हिस्ट्री को जब देखोगे तो वो रहेगी इतनी सी, जैसे एक पर्दा है, पर्दे में छोटा सुराख हो गया, अब लोगों ने ऐसे उसमें उंगलियां और हाथ घुसाना शुरू कर दिया, वो सुराख जाकर क्या बन गया? पूरा फट गया, तितर बत्तर हो गया। आप देखिए कोई भी केस, चाहे वो कोर्ट में 5 दिनों से चल रहा हो या 5 साल से चल रहा हो या 15 साल से चल रहा हो, आप यकीनन उसका जो अमाउंट ऑफ जो डिस्प्यूट अगर पहले दिन का अगर देखेंगे ना, वो इतना ही था बस, लेकिन गलत आदमी के इंटरफियरेंस ने उसको इस छोटी सी रत्ती को हत्ती में बदल दिया। ये हमारा एक पूरा रिसर्च के बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम इख्तिलाफात जो हमारे पास आते हैं, और हमारी एक गलत एक आदत है जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते, कि हम किसी भी केस में जब भी काउंसलिंग करते हैं ना, उसको बिगिनिंग डे से हम जाते हैं। नहीं मौली साहब शादी हो के 17 साल हो गए, अब वो सब काय के लिए बोलना आपके सामने? ना 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 ना, ये कोई तलाक की दुकान नहीं है, खुला की दुकान नहीं है बेटा। आपको पहले दिन से बताओ, जितना अच्छा हम समझेंगे आपको, उतना अच्छा आपको हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। हम जब बिगिनिंग जब हिस्ट्री सुनते हैं तो यकीनी तौर पे हमको मालूम हो जाता है कि इख्तिलाफ था इतना, बनाया गया इतना बड़ा, और बाद में इसको अपने हाथ से कंट्रोल कर नहीं सके और कहीं का कहीं चला गया। तो ये एक दूसरा रीज़न है। और इसके बाद चौथे नंबर पर मैंने क्या लिखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो मोस्ट क्रूशियल, जो मोस्ट कॉमन आज के ज़माने में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं, दूरियां पैदा हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आज के ज़माने में हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बड़े अलग अलग नमूने हैं, अलग अलग उसके फॉर्म हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ज़िना फॉर्निकेशन जो है हाथ का भी होता है, आँख का भी होता है, पैर का भी होता है, बदन का होता है, ज़बान का होता है, दिल का होता है, ज़िना। जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बात करूं तो आपके सामने देखना पड़ेगा इसके अलग अलग नमूने क्या हैं आज के ज़माने में, इसके अलग अलग नमूने क्या हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, एज पर द रिसर्च एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो शादी से पहले के अफेयर्स होते हैं, इस बात को याद रखो, शादी से पहले के अफेयर्स, उसने तौबा भी किया था, डिलीट भी किया था, पूरा क्या अकाउंट में उस सारे फोटोज डिलीट भी किया था बेचारी ने, तौबा भी किया था, यकीनन अल्लाह ने माफ़ भी किया था, लेकिन सोशल मीडिया की वबा इतनी ख़तरनाक है कि वो किसी ने उसको फलां के साथ ठहरते हुए फ़ोटो को भेज डाला। एक टाइप के शादी के बाद जो डिस्प्यूट होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा जो अफेयर्स जो होते हैं, या गैर इस्लामी या हराम जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो शादी से पहले के हो या शादी के बाद हो, वो हर हाल में डैमेज है। आप में से कोई या आपके सहेलियों में से सहेली, उनके सहेलियों में से अगर कोई किसी को डेटिंग करती है, किसी के साथ गलत ताल्लुकात रखी हुई है, आपके तरफ से आज उसको पहला मैसेज जाना है, देख मेरी बहन, देख मेरी सहेली, अपनी ज़िंदगी को अगर बर्बाद करना है तो ऐसे ही रहना, अपनी ज़िंदगी को अगर प्रोटेक्ट करना है और अपनी ज़िंदगी का एक खुशियाँ हासिल करना है, ये तेरी डेटिंग और ये तेरे जो है क्या बोलते हैं अफेयर्स को लगाम लगा दो, तौबा कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चे दिल से जो आदमी तौबा करते हैं उनके तौबाओं को कबूल कर देता है और उनके निशानात को भी मिटा देता है। दूसरे अफेयर्स जो होते हैं, इसीलिए शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनाति अन यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। मोमिनात को यानी आप बच्चियों को, औरतों को हुक्म दिया गया है, मर्दों को हमें हुक्म दिया गया है, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को झुकाएं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते या तो कमज़ोर हैं, बड़ा नाम चल रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं, बोलने के लिए
बहू और बेटा है, लेकिन हकीकत में ये लोग अंदर की ज़िंदगी बहुत दूरियां और बहुत डिस्टेंस के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। समझे? दिखाने के लिए एक चेहरा है, अंदर का अंदर एक चेहरा है। वल्लाही ऐसे केसेस को देखने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, जहाँ पर सिर्फ शौहर ने अपनी बीवी पर शक किया या शक का दरवाज़ा यकीन में बदल गया। वजह ये थी कि बीवी ने शादी के बाद अपने मोबाइल पर लॉक डाल दिया। जस्ट इमेजिन करो मेरी बहनों, बच्चियों, अल्लाह ने जिस रिश्ते को आपस में एक दूसरे को किसके बराबर करार दिया है? कपड़े के बराबर। हुन्ना लिबासुल लकुम। कोई उसके अंदर छुपाने की बात है? कोई छुपाने की बात है? तो हम लोग एक बीवी और शौहर अपना मोबाइल एक दूसरे से छुपा रहे हैं। और बहुत सारे रिश्तों में ये भी दिखाई दिया कि दोनों के अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब आपस में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है तेरे प्राइवेसी में मैं नहीं आता, ओके, और मेरे प्राइवेसी में तू नहीं आना, यानी कि हम एक दूसरे के लिए रूम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, गलतियों पर गलतियाँ करो। और बाद में जाकर इतना बड़ा कैंसर होता है कि इतनी ज़्यादा उनके अंदर दूरियां हो जाती है, सिर्फ मोबाइल की दूरी से ज़िंदगी भर के लिए वो लोग दूर होते चले जाते हैं। और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर जो इख्तिलाफात जो होते हैं ज़ौजैन के बीच में, वो मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशंस, वहाँ पर एक लफ्ज़ बढ़ा दो, मिसकंसेप्शंस और मिसकम्युनिकेशंस। ये बहुत बड़ा रोल है। आपके पास एक छोटी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ आपको। एक पेपर फाड़ो अपना, एक पेपर अपनी किताब से कॉपी से फाड़ो, ऐसा वाला, जल्दी। 1 2 3 यस, फाड़ दिए। ओके, जैसे मैं उसको अभी करते जा रहा हूँ वैसे आपको करना, ओके ओके, जैसे मैं अभी जैसे करते जा रहा हूँ वो करते जाना आपको। चलो, मैंने किया, हाँ हाँ जी जी, बस 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 बस, ज़्यादा मत फाड़ो। अब देखो अपने बाजू वाली का और आपका ये फाड़ने का जो अंदाज है एक ही है। मेरा और तुम्हारा तो छोड़ो, बहुत दूर है, ओके, मैं अपने से कंपेयर नहीं करता, एक ही है। आपका आपस में बैठे बैठे एक नहीं है। प्लीज़ 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 मुझे कंक्लूजन पे आने दो। कंक्लूजन आप ही मत करो प्लीज़, ओके। मॉरल ऑफ एक्टिविटी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है। अगर मैं आपको ऐसा बराबर बताता, देखो इसको इतना फाड़ना है, फिर एक इंच के बाद जाओ, फिर इसको ऐसा करना है, इसको थोड़ा डीपर लाना है, तो फ़र्क नहीं आता ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही फटता है रिश्ता भी, जब तुम्हारे बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन आपस में मत रखो यार, मुंह खोल के बात करना सीखो। मैं लड़कियों से बोलता हूँ, आते हैं काउंसलिंग सेंटर में, मौलाना मुफ्ती साहब आते हैं, छोटी उम्र भी नहीं है कि भाई बात करना नहीं आता। पूछने पर बोलते हैं कि डिग्री की हूँ। आह, डिग्री किए हैं, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। ओके बेटा, बात करना शुरू करो, अभी आपका टाइम है, आपके लिए 5 मिनट है, 10 मिनट है, बात करना। चुप बैठ जा। ऐसा लगता है डम एंड डफ है, सुनाई नहीं देता। क्यों मालूम है? दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू नरेट हर स्टोरी। कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, रूट कॉज यहाँ पे आने के बताने क्यों नहीं आता? क्यों? लड़ा ही है अभी तक, कभी सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में आके कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, बोलने की बातें नहीं बोलते, नहीं बोलने की बातें बोलते। तो क्या है, मिसकम्युनिकेशन ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते कट रहे हैं और आपस में दूरियां हो रही हैं और अज़दवाजी ज़िंदगियां ज़्यादा दूर होते चली जा रही हैं। अच्छा, मिसकम्युनिकेशन के सिलसिले में यूरोप में आप इसको ब्राउज़ कीजिए, गूगल कीजिए, अभी नहीं। यूरोप में एक रिसर्च हुआ कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स या इख्तिलाफात या झगड़े, डिवोर्स, ओके, औरत के किस सिचुएशन में होते हैं। तो रिपोर्ट आउटपुट ये आया, उस हालत में ज़्यादा डिवोर्स होते हैं जब औरत
मेंसस में होती हैं। अकरमकुमुल्लाह, अल्लाह आप लोग की हिफाजत करें। यानी फिजिकली और इमोशनली और क्या बदनी एतबार से मेंटली जो हैज़ की हालत में औरत उसके अंदर जो तनाव होता है, उसमें जो ऐसे जो है क्या बोलते हैं कि हार्मोन्स पैदा होते हैं, जहाँ पर वो इम्बैलेंस हो जाती है। यार अपने शौहर से बोलो ना, मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ आज इसलिए कि मेरी ये हालत है, मैं आज खामोश हूँ तो मेरी ये हालत है, मैं वक्त पे नहीं पका पा रही हूँ, मुझे ये दर्द है। अरे बात करो, बात करो। मैं अक्सर मेरी बहनों से यही शिकायत करता हूँ, बात करो, बात करना सीखो। अच्छा, बात करने का सीखने से एक बात याद आई। मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ, वहाँ पर एक टीचर आई, हॉबीज़ इन गेम्स बोल के एक टाइटल था उसके नीचे, उसमें सारे गेम्स आए, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, ये वो सब। अच्छा, मुझे ताज्जुब हुआ, माशाल्लाह बच्ची ऐसी है कि बहुत मल्टी टैलेंटेड है। सब खेल लेती हो? हाँ सब खेल लेती हो। कहाँ पे? मोबाइल में। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं स्कूल चलाता हूँ, हर साल 7-8 लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, 2-3 को निकालना ही पड़ता है। तो ये सब है मिजाज। मैं किससे आपको इसको इंटरकनेक्टेड कर रहा हूँ, आपकी बात को मालूम है? आपको बात करना आता है, आपको लिखना भी आता है, आप बहुत बड़े ओरेटर भी हो, राइटर भी हो आप, लेकिन कहाँ पे? कहाँ पे? मोबाइल पे। मोबाइल के इस छोटे से कंप्रेस्ड 2x2 या 4x4 के इस स्क्रीन से बाहर आके दुनिया को डिस्कवर करो। दुनिया वालों से आंख में आंख डालकर बात करना सीखो। देखो उसके इम्पैक्ट, उसके असरात आपके ज़िंदगी में किस तरीके से होते हैं। झगड़े अगर आए भी तो वो टिक नहीं पाते, वो चले जाते हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, अगर मैं स्पेशली अगर बोलूं, पाकिस्तानी ड्रामास का इन्फ्लुएंस, गलत नहीं होगा। अजीब एक सोच है मुफ्ती साहब हम मुसलमानों में, सऊदी अरब से क्या भी आए तो वो हलाल, क्योंकि सऊदी अरब से आई ना। पाकिस्तान से क्या भी आया तो हलाल। यार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से बताए हुए माशाअल्लाह अगर किसी सीरियल में यूज़ कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अगर वो बोल रहे तो वो इस्लामिक सीरियल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये इंडियन सीरियल से, इंडियन सीरियल के बारे में आपको मालूम है कि ये हराम है, गलत डायलॉग हैं, गंदे हैं, शिर्क है, मंतर है, मालूम है आपको, लेकिन वहाँ पर सिर्फ माशाअल्लाह बोलकर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने तक चले जाते। क्या? आप कोलैप्स हो जाते हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आपकी मिसाल जिंदा लाश की हो जाती है। ये सोशल मीडिया को अपना ये बनाने से, अपना यूसेज करने से, उसको इस्तेमाल करने से, इससे आपको बाहर आना ही पड़ेगा। एक टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि बहनें इस पे बात करें बाद में, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सेक्सुअल डिसीज़ेस, मैं आपसे क्या बताऊँगा यहाँ पर? लड़कियों के सेक्सुअल जो अनकम्फर्टेबिलिटी या डिसीज़ेस या प्रॉब्लम्स आपको औरत ही बात कर सकती है। मैं बिगिनिंग में एक बात बोला था, काउंसलिंग का ये मैदान में मर्दों से ज़्यादा औरतों की ज़रूरत है। यकीन मानिए, ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए। हम लोग बेबस हैं, वैसे भी औरतें बात नहीं करती, लेकिन कुछ बातें जो बेडरूम की जो होती है ना, वो मर्दों के सामने बोलना अच्छा नहीं समझती, और हमको सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अक्सर झगड़े होते हैं या तो बेडरूम में, या तो कंप्लीट में सेंटेंस, या तो बेडरूम के झगड़े होते हैं या तो किचन रूम के झगड़े होते हैं। ये बेडरूम सेंस आप लोगों में आना चाहिए। बस मैं सेक्सुअल इलनेस या जो एजुकेशन के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सेक्सी एजुकेशन नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को, बच्चियों को सेक्स एजुकेशन चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन जो परोसा जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म से, सीरियलों से, ओके, नेटफ्लिक्स से, अमेज़ॉन से, अलग अलग जो है ज़राए से, वो हमारे जायके को, हमारे टेस्ट को बदल रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी वैसा ही होता है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है कि सोशल मीडिया जिस तरीके से वहाँ पर है। अच्छा, मैं आपके प्रॉब्लम पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सेक्सुअल और इंटीमेटिकली जो बातें होती हैं उस सिलसिले में करने की, लेकिन मैं जुर्रत नहीं कर पा रहा हूँ, वक्त का भी तकाजा है। लेकिन ये बात बोलता हूँ आपसे, ये बात मैं ज़रूर बोलता हूँ, जब आपके मर्दों के तरफ से सेक्सुअली हरासमेंट हो रहा है, ओवर डिमांडिंग हो रहा है या कमी हो रही है, जिसको आप इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं या कुछ डिसीजेस बोल सकते हैं, ऐसे मामले में अपने शौहर का साथ दो, अपने शौहर के साथ चलो, सब्र करो, कब्ल इसके के बाहर आके बोलना कि मेरा मर्द ना मर्द है। बहुत आसान डायलॉग है। बेचारा कितने केसेस में औरतों को अब सबके सामने अपने शौहर को बोलना है कि मुझे तलाक चाहिए, क्या बोलते मालूम है? एक ही डायलॉग में उसको बेचारे को ऐसा कर देते हैं कि वो भाग जाता है खुद, मेरा शौहर नामर्द है। अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसा जुमला है, ये अपने आप में जुल्म है, झूठ है, बहतान है। इसको जल्दी आप इसको जो डिसीजन में आ जाते हैं ना, कुछ मेंटल और फिज़िकल फिटनेस वक्ती तौर पर नहीं होता, कभी डिप्रेशन होता है, कभी बिजनेस का टेंशन होता है, कभी हालात बराबर नहीं रहता जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाते। लेकिन डायरेक्ट आप इसको किससे जोड़ देते हैं? इम्पोर्टेंस से मत जोड़ो, अल्लाह के वास्ते। अगर आपकी बेटियां भी अगर आपको बोल रही हैं तो इसको रिलेबल आदमी के पास लेके जाओ। मैं इतना ही बोल के आगे बढ़ता हूँ। 8वां नंबर पर यह है इनडिसिप्लिन इन टाइम मैनेजमेंट। इनडिसिप्लिन इन ओवरऑल द लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में सोना मतलब गोल्ड नहीं बोल रहा हूँ, सोना। ओके, सोया कब जाता है, उठा कब जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, पाकी सफाई के क्या ख्यालात हैं, पकाया कैसे जाता है। सुभान अल्लाह, अगर तुम्हें अच्छी बीवी बनना है या अच्छी बहू बनना है तो एक आपको टिप देता हूं मैं आज। प्यारी बच्चियों, मैं आपको एक ही टिप देता हूं जो बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छी बीवी बनना है या खानदान की अच्छी बहू बनना है, आपको अच्छा पकाने के लिए सीखना है। पकाने के लिए सीखो। एक केक और मैगी से बाहर आ जाओ। केक के कोर्सेस मत करो। दाल चाहिए घर में सास को, रोटी चाहिए, ठीक है ना। आटा गोदना सीखो, नरम रोटी बनाना सीखो, दाल बनाना सीखो, अलग अलग रेसिपीज बनाना सीखो। घर पे अगर बच्चे हैं तो उनके लिए हेल्दी फूड बनाना सीखो। वल्लाही अगर तुमने डिग्री भी नहीं किया है, अगर सिर्फ तुम्हें पकाना आता है, साफ करना आता है और इंग्रेडिएंट से एक खाना बनाना आता है, तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारे चर्चे होंगे। तुम्हारी बहू और तुम्हारे शौहर तुम्हारे ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे, जो कि आज के ज़माने में 90% लड़कियों को दाल बनाना नहीं आता। मैं एक प्रोग्राम में गया, पकाने का शौक किसको है? आपको नहीं बोलूँगा, आपको नहीं बोला मैंने, इतना जल्दबाजी मत करो। एक प्रोग्राम में गया, बोला कि पकाने का शौक किसको है? मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठाया। पूछा क्या बनाने का शौक है? ऑफ कोर्स जवाब आया केक। ठीक है, क्या घर में रहने वाले बूढ़े ससुर को केक खिलाओगी? सास को केक खिलाएगी? हाँ, देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, हमारा इलाका बॉम्बे में नहीं पूछा ना, वरना ऑमलेट बनते। आमलेट? बॉम्बे में ऑमलेट। अच्छा, हमारा जो इलाका है ना, कोस्टल का जो समंदरी इलाका है, हर घर में मछली का सालन बनता है। दोपहर में मछली करी ज़रूरी है, और मछली करी बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है, और लाल चावल बनता है। मेरा एक यूट्यूब निकाला, अपनी बेटियों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना है तो सालन बनाना सिखाओ। ओके, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का शो ये नहीं था, वीडियो नहीं था मेरा, प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल। यार देखो, एक झगड़े में शौहर है, बीवी है, आपस में लड़ रहे हैं, एक बच्चा है, लड़ रहे हैं। सास बैठी हुई है वहाँ पर, खामोश ऐसे बैठी है कुर्सी में, खामोश बैठी है, बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। यही लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को डिफेंस कर रहे हैं और
और अटैक कर रहे हैं। ये सास जब खामोश बैठी तो समझो कुछ ना कुछ है। ओके, तो हमने बोला कि आप दोनों, जिसकी बारात है ना, आज जिसकी बारात है, मतलब झगड़ा लेके आए हो, आप दोनों बाहर जाओ, हमें ये माँ से बात करना है। वल्लाही उस औरत ने क्या भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला, मौलाना मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, सारी टीम से बोला, मेरी उम्र 64 है और मुझे दोपहर का खाना इतना चाहिए, बस भरा भरा नहीं, प्लेट फुल नहीं, इतना चाहिए, लेकिन सालन मुझे मछली का, ताज़े मछली का सालन चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम गरीब हैं, मछली खरीद सकते हैं डेली। और ये शादी होके तकरीबन 2-2.5 साल हुए, बच्चे भी हुए, अभी तक मुझे सालन अपने हाथ से बना के नहीं खिलाया। गॉट इट? कितना डीपर उसका एक कंसर्न है, डिमांड है। क्या मांग रही है तुम्हारे से भाई? वो बीवी, वो बहू बोल रही है कि घर में किचन रूम को कैसे चलाना है, कैसे पकाना है, ये तुमको आना ज़रूरी है, वरना दुनिया भर के तुम डिग्रियां करके जाओ, दुनिया भर के स्किल बनाने का हुनर लेके जाओ, कितने खूबसूरत तुम हैंड में मेहंदी के डिज़ाइन करने क्यों ना तुमको आता हो, लेकिन उसी हथेलियों से और उंगलियों से खाना बनाने नहीं आता है, तो ये खूबसूरती ये बदसूरती में बदल जाएगी। पकाना सीखो, अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट करो। शादी के बाद झगड़े होने का रीज़न ये होता है, बच्चे 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 बच्चे, हाँ, बाकी सफाई। कुछ लोग ऐसे अलग अलग केसेस हैं, ओके, एक जैसे नहीं होते सब लोग। बच्चों के पीछे इतना जो है एंगेज हो जाते हैं हमारी जो है बहनें, घर की बीवियां, शौहरों की बीवियां, के शौहर को अटेंशन नहीं दे पाते। जब वो आता है, जब वो जाता है, जब वो टेंशन में होता है, जब उसके छुट्टी का दिन होता है, संडे वगैरह, उसमें उसको जो फोकस चाहिए चंद मिनटों का, बस उसके बाद में बच्चों को आप नहलाते और सजाते रहो। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट, घर में पकाने और बच्चों के स्टफ को लेकर अपने शौहर को इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनइंटेंशनली भी आप इग्नोर मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैनेजिंग स्किल आना है। मेरा टाइम कैसे खर्च करना है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, सुबह कितने बजे उठना है, रात में कितने बजे उठना है, फ़ोन कितना इस्तेमाल करना है, मेरे माइंड और मेरे सोल और मेरे जो है जो फिज़िक को कितना टाइम देना है। वल्लाही सिस्टर्स, ये ऐसा स्किल है ना, उसमें आप MBA किए तो भी कम है। अपने सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर ये शादी से पहले आपको इसका सेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है रिलीजियन स्टैंड में बड़ी कमज़ोरी। अच्छा, आप बोलेंगे क्यों ये रिलीजियन को सबसे पहले लाना चाहिए था आपको? बोलेंगे आप लोग, बोलो। आपने बोला 10 रीज़न है इख्तिलाफात के, राइट? 10 रीज़न है। आपने 9वें नंबर पर रिलीजन लाया, जबकि एज ए मुस्लिम सबसे पहला हमको ईमान है ना? क्यों लाया मालूम है ना? क्यों लाया? इसलिए बहुत सारे लोग हमारे अच्छे हैं। ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना, नंबर 1 to नंबर 8 तक जो मैंने आपको बताया, ये बेदीन लोगों की बातें नहीं है। शौक नहीं मारेगा ना? शौक नहीं मारेगा ना? मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस बात को पॉइंट करो, बहुत ही बारीक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये जो गलतियाँ जो हमारी बच्चियों से और बहुओं से और बीवियों से जो हो रहे हैं, ये बेदीन घरानों की बातें नहीं हैं। इवन ईमान वाली, तौहीद वाली, अल्लाह से डरने वाली, नमाज़ें पढ़ने वाली औरतों से भी ये गलतियाँ हो रही हैं। इसलिए मैं नीचे लाया, वरना पहले ही रख देता। वरना जो टिपिकल जो तकरीर होते हैं, झगड़ों की रीज़न क्या है? बेदीनी। भाई बेदीनी को डिस्क्राइब करो ना यार। बेदीनी की बोलकर 4 तकरीरें, 4 अहादीस को पेश करने से लोग बेदीनी नहीं समझते। डिस्क्राइब करो, ये मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। और आपको अकीदे में, ईमान में, अल्लाह पर तवक्कुल के मामले में जो चीज़ें आप में होना चाहिए, जो इल्म आपको होना चाहिए अल्लाह के बारे में, तुम्हारे खालिक और मालिक के बारे में, मौत का जो एहसास होना चाहिए, अपने ड्यूटी की जो अकाउंटेबिलिटी का जो एहसास होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दुआएं क्या पढ़ी जाती हैं सजदे में, नमाज कैसे अदा की जाते हैं, हैज़ के मसाइल क्या हैं, हैज़ और निफास के मसाइल क्या हैं। वल्लाह मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भर में 100 से भी ज़्यादा ऐसे मुअल्लिमात और टीचर्स की ज़रूरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंसस
और हैज़ के मसाइल को बताए, क्योंकि इसका ताल्लुक़ दीन से है, इसका ताल्लुक़ इबादात से है, नमाज से है, रोज़े से है, हज से है, उम्रा से है, हमारे माइंड से है, हमारे ताल्लुकात से हैं। और आज मुझे आते हैं घर पे फ़ोन, मेरी अहलिया को आते हैं फ़ोन, और सबसे क्रिटिकल टॉपिक भी है हैज़। इमाम अहमद इब्न हम्बल का नाम सुने हैं? हम्बली मसलक वाले बोलते हैं ना, इमाम अहमद इब्न हम्बल बोलते हैं, मैंने हैज़ के टॉपिक को समझने के लिए 10 साल स्टडी किया। मकस्तु अला मसाइल हैज़ 10 सनवात। मैंने हैज़ के मसाइल को समझने के लिए 10 साल रिसर्च किया, मेहनत किया, अलग अलग केसेस पर स्टडी किया, तब जाकर मैं समझा। तो आप लोगों को तकरीबन 10 दिन तो दे दो इसके लिए, 10 महीने तो दे दो, 1-2 किताबें तो पढ़ लो इस मामले में। अपने आप को समझो कि अपना फिजिक क्या है, अपने प्रायोरिटीज़ क्या है, अपना दीन मुझे इस बारे में क्या सिखाता है। अच्छा, 10वें नंबर पर मैंने लाया है बैड मैनर्स, नेगेटिव मैनर्स। अब यहाँ पे भी सवाल होता है, मौलाना आपने दीनदारी बोल दिया ना, फिर ये अखलाक क्यों लाया, बद अखलाकी क्यों लाई? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दीनदारी को मैंने अलग किया और बद अखलाकी को अलग किया मैंने। पॉइंट को गौर कर रहे हैं? गौर कर रहे हैं? बेदीनी को मैंने बयान कर दिया, बेदीनी में बद अखलाकी भी आ गई ना। मैंने क्यों अलग से बेदीनी को बयान किया? मैंने ये सीखा है एक हदीस से, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा जाअकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुलुक़ह। थोड़ा सा आंखों के साथ कान और दिमाग को खोल के सुनना इस बात को, ओके? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा जाअकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुलुक़ह। तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आए किसी लड़के या लड़की का, ओके, जिसकी दीनदारी से तुम राज़ी हो, यानी पसंद है, उसकी दीनदारी पक्की है। फिर वापस अल्लाह के नबी ने फरमाया, व खुलुक़हु, उसके कैरेक्टर से भी तुम राज़ी हो। आज हमको मालूम पड़ता है कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं, सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं मदरसे में पढ़ी हैं और अपने शौहर को बोल रही हैं शादी के बाद, तुम जाहिल हो, मैं आलिमा हूँ। अब कौन जाहिल बना, कौन आलिमा बना, डिसाइड करो आप। हाँ, बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिए ना। हाथ में ग्लोव्स पहन के आती है, एक नहीं 2-2। दाढ़ियाँ बहुत लंबे लंबे बहुत सारे लोगों के हैं, टखने से ऊपर पायजामे में किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन अखलाक नहीं है, अखलाक नहीं है, बदज़बानी है, गुस्सा है, मारना है, धोखा है, झूठ है, फरेब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जान निछावर कीजिए, बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिम्मन तरदौन दीनह, जिसकी दीनदारी से तुम खुश हो जाओ, इस पर इक्तिफा मत करो। व खुलुक़ह, उसके अखलाक को भी देखो, उसके कैरेक्टर को भी देखो, उसके हॉबीज़ को देखो, उसकी पर्सनालिटी को देखो। उसके बाद में आप लोगों को ये फ़ैसला लेने में आसानी होती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। टाइम देखो भाई, बात समझ में आई ना? कोई मुश्किल ज़्यादा प्योर उर्दू से तो मैंने बात नहीं किया, ओके? अब मुझे कोई एक 2-3 वॉलंटियर उठे, 2-3 वॉलंटियर उठे 2 मिनट के लिए प्लीज़। वॉलंटियर 1-2-3 उठे, मेरी बहन उठिए उठिए। जो सबसे ज़्यादा नोट करे हैं वो लेकर आके उनके पास जमा कर दें, लिखे हैं। मैं जानता हूँ बहुत लिखे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, जो सबसे ज़्यादा लिखे हैं उसको जमा कर दो। मैं उनको प्राइज़ देना चाहता हूँ, बस उतना ही और कुछ नहीं, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो प्रोग्राम इस लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाए कि तुम अपनी ज़िंदगियाँ तो सुधारोगे ही, इसमें क्या भी शक नहीं है, इसीलिए तो तुम इधर आए हो। लेकिन तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लायक बनाएगा कि तुम दूसरों के लिए आर्बिट्रेटर बनोगे, काउंसलर बनोगे और नसीहत करने वाले बनोगे बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।